Assalamualaikum, Fadil. Can you listen me? Thank you, Uda. Thank you. Thank you, everyone. Faryal, Anika, Sadia. All of you are fine. Jasmine, Uda. I am fine. How are you? Alhamdulillah. Passing the time. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Now I am starting my lecture. As you know, कि हमारे रिवील लेक्चर स्टार्ट हुए हैं. ऐसे ही है ना? तो बिहेवियर साइंसेस वैसे आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया है, बट रिव्यू लेक्चर में हम थोड़ी ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाए. बट समटाइम्स ऐसा होता है बेटा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो तो आप कहते हो द पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. ऐसी चीज़ें आई थी जो कि हमने पढ़ी नहीं थी. कौन सी चीज़ें आप नहीं पढ़ते? सपोज पर्सनैलिटी में होता है, तो पर्सनैलिटी में आप क्या करते हो? तीनों थियरीज अच्छी तरह कर ली, फ्रॉइड की कर ली, एरिक्सन की कर ली, पियाजे की कर ली. आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करके चले जाते हो कि आपको पता है कि पर्सनैलिटी में आपकी थियरीज होंगी तीनों और आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हो. बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और आप इसके अलावा वो पूछ लेते हैं कि हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटी को कैसे डिवाइड किया गया, हाउ यू विल डिवाइड द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट. तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज रिटन योर बुक, ये आपके बुक के अंदर है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग ये समझते हो कि पर्सनैलिटी में ये तीनों थियरीज हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर आपका बड़ा एम्फिसाइज किया गया है, टीचर्स ने भी किया है और आपका भी पूरा का पूरा उसके ऊपर होता है. जो आप उसके बाद की चीज़ें होती हैं तो बहुत नॉर्मल होती हैं, बड़ी ईजी होती हैं, लेकिन आप उनको गो थ्रू भी नहीं करते, आप उनको ऐसे स्लीप कर देते हो. आप ये समझते हो कि यू हैव डन, आपने कंप्लीट तैयारी कर ली है अपनी पेपर की, या पर्सनैलिटी का टॉपिक आपने प्रॉपरली कवर कर लिया है. लेकिन ऐसा नहीं होता. जब ये क्वेश्चन आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपने सारी तीनों पर्सनैलिटीज थ्योरीज अच्छी तरह की हैं, लेकिन आपका पर्सनैलिटी का क्वेश्चन तो आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी और हिपोक्रेट के अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, आप कैसे डिवाइड करोगे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की? तो यहाँ पे तो आप परेशान हो जाओगे. देन आप कहोगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, या फिर पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज डिफिकल्ट. So I am starting with those topics which are not so obvious, जिनको आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन अभी हम उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, कि एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो रह जाएगा ना इंशाल्लाह. नाउ व्हाट इज द पर्सनैलिटी? ऑल ऑफ यू नो qualities, characteristics and values of the person which distinguish him her from others, which will affect the manners, interact, react towards, interact. काउंटर एक्शन भी होता है आपका और रिएक्शन भी होता है. कैन यू लिसन मी बेटा? कैन यू लिसन मी? ओके, थैंक यू. नाउ पर्सनैलिटी, person's personality should be seen ongoing development progress. ये थ्रू आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है. एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है जो कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो एक्चुअली आपके बुक में मेंशन नहीं है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक दैट कि जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो भी आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. लाइक
कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो पनिशमेंट और रिवार्ड पे चल रहा होता है, उसके बाद उसके अंदर खुद एक गुड सिटीजन बनने की कैपेसिटी हो जाती है। जब वो रिवॉर्ड पनिशमेंट बचपन में बहुत अर्ली एज में उसके ऊपर उसकी बिल्ड होती है, लाइक बिल्डिंग, उसके बाद मॉरल वैल्यूज इंक्रीज होती रहती हैं। उसमें मॉरल लेवल जो होता है वो उस लेवल पे आ जाता है कि वो देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिवार्ड और पनिशमेंट एट दैट टाइम। वो सेल्फ अवेयर हो जाता है और बिहेव लाइक ए गुड सिटीजन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉरल वैल्यू शायद हमारी बुक में इसलिए भी नहीं दी हुई कि यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट होती ही बहुत लेट है, बहुत कम परसेंटेज है जिसमें मॉरल डेवलपमेंट होती है, बिकॉज हमारा जो सोसाइटी है उसको सजा पे ही रखा गया है कि इफ यू दे विल बी पनिश्ड तो फिर इट्स ओके, तो मास्क पहनोगे, अगर आपको चलान हो जाएगा, फाइन होगा, तो देन यू विल बियर द मास्क, अदरवाइज वो अपनी हेल्थ की भी केयर नहीं करते। दीज आर द मॉरल वैल्यूज। अदर्स हेल्थ इज अनदर थिंग, लेकिन अपनी हेल्थ की भी केयर नहीं करते। नाउ व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी? Hereditary, I left you know, many children behave exactly how their parents behave. Hereditary factor है. Environment, situation, culture, family and social background. आपकी बुक में बेटा ऐसे ही है कि दो फैक्टर लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। नो, hereditary factor and family and social background, you can say सोशल बैकग्राउंड को छोड़ दो, फैमिली और हेरिडिटरी को आप लगा लोगे इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर में, और बाकी आपके सारे के सारे सोशल फैक्टर आ जाएंगे, एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड कल्चर। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी, ये साइकोलॉजी है। दीज फैक्टर्स, ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं, ये साइकोलॉजी है कि लोकस ऑफ कंट्रोल, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कितना है, लाइक आप इंटरनल कंट्रोल है या एक्सटर्नल कंट्रोल है। आप अगर आपका कोई लाइफ में फेलियर हो जाता है या सक्सेस हो जाती है तो आप उसको खुद को उसका रिस्पॉन्सिबल होते हो या फिर किसी और पे डाल देते हो। टीचर्स आर टू स्ट्रिक्ट, पेपर का रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं आया क्योंकि टीचर बहुत उन्होंने चेक बहुत बुरा किया है पेपर। अगर आप ये कह दो तो दैट इज एक्सटर्नल लोकस हो गया ना, कि आपने किसी और पे डाल दिया। इंटरनल लोकस क्या होता है कि आप कहते हो कि मेरी प्रिपरेशन इतनी सफिशिएंट नहीं थी, मैंने प्रॉपरली पेपर को प्रिपेयर नहीं किया था, दिस इज इंटरनल लोकस। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस पे आप क्या कहते हो कि आप अपने आप को, अगर इंटरनल लोकस होगा तो आप अपने आप को अमेंड करोगे, अगर एक्सटर्नल लोकस होगा तो ऑब्वियसली आपने तो दूसरों पे ही छोड़ दिए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय फेलियर। तो वहां पे आपका एक्सटर्नल लोकस वो अगेन आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा। सेल्फ एफिकेसी, अलग यू नो, ये भी डिपेंड करती है आप अपने आप को कितना एफिशिएंट समझते हो। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को कितना मॉनिटर, सेल्फ अवेयरनेस भी इसमें आ जाती है। मॉनिटर करना कि अपने बुरे और अच्छे को, अपनी बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स को कैसे आप मॉनिटर करते हो, दिस इज दैट सेल्फ मॉनिटरिंग। देन रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, अगेन रिस्क टेकिंग एटीट्यूड जो होता है आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं और द पीपल हु आर डूइंग आई थिंक high achievements, they have this taking attitude. Then self-esteem, self-esteem आपको पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। These are our psychological factors. No, biopsychosocial approach to personality. Biological influence होते हैं, psychological influence होते हैं, सोशल कल्चरल होता है। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बेटा ऐसी है कि रिसर्च तो इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ के इन्फ्लुएंस पे बहुत लाइक थाउजेंड्स में रिसर्च हुई है। एक बहुत सारी रिसर्च में उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस पे की है, जिसमें उन्होंने ये
फाइंड आउट किया है कि व्हेन दे आर सेपरेटेड एट बर्थ एंड रेज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक, तो आफ्टर 40 years, आफ्टर 45 years, दे चेंज देयर हैबिट्स। तो एक ऐसा भी ट्विंस थे जो आइडेंटिकल ट्विंस थे, जिनकी हैबिट्स जब नोटिस कीजिए मोस्टली की हैबिट्स मिलती थी आपस में, उनके टेम्परामेंट मिलते थे, ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस थे। तो इसका मतलब है हेरिडिटरी इफेक्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लाइक हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि जी बॉयज आर लाइक फादर्स एंड गर्ल्स आर लाइक मदर्स, तो ये सारे के सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। एक ट्विंस ऐसे थे, उनको 39 ईयर्स के बाद जब 1000 माइल अवे उनको रेस किया गया, और 39 ईयर्स के बाद जब उनको असेस किया, तो दे हैव सीन कि बोथ वर चेन स्मोकर। उनके पास सेम मॉडल की, सेम मॉडल एंड सेम कलर की गाड़ी थी। तो दोनों के ये था कि हैबिट थी कि दे एंजॉयड रेगुलरली एंजॉयड देयर वेकेशन एट द बीच। तो ये क्या है, ये हेरिडिटरी फैक्टर है ना। एंड आई लेट यू नो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। अब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी हेरिडिटरी होती है। नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंस, योर इंटेलिजेंस लेवल, योर अटेंटिवनेस, टेम्परामेंट, वेरियस वेरियस इनहेरिटेड डिजीजेस जो होती हैं, ये भी आपकी इनहेरिट होती है, ठीक है। तो हेरिडिटरी फैक्टर, it affects a lot. Autonomic nervous system activity, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिएक्टिविटी, आप कैसे रिएक्ट करते हो एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, एट द टाइम ऑफ काम। आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप रिलैक्स होते हो, आप स्ट्रेस को कितना ज्यादा लेते हो, कितना खुद परसीव करते हो स्ट्रेस को, ठीक है। तो ये क्या चीजें आ जाती हैं, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे इफेक्ट करता है, तो ये आपके पार्ट में आ जाते हैं। बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रेस फैक्टर के साथ ज्यादा रिलेटेड होता है। तो जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो भी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। ब्रेन एक्टिविटी, दैट इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहली वाली स्लाइड में, इसके अलावा आपका होता है लर्न रिस्पॉन्सेस, अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये आप खुद सोच रहे होते हो। लर्न रिस्पॉन्सेस, आप आप लाइफ में डिफरेंट चीजों से जो कुछ सीख रहे होते हो, दैट, और उसके बाद रिस्पॉन्स कर रहे होते हो, दैट इफेक्ट साइकोलॉजिकली। और ये हर हर इंसान का डिफरेंट होता है। अनकॉन्शियस थॉट, सपोज मैं क्लास में किसी को डांट देती हूँ, तो एक स्टूडेंट है, वो क्या है कि वो रिस्पॉन्स करता है, उसने सीखा ये है कि उसकी कूल एंड काम पर्सनैलिटी है कि वो इसको परसीव ऐसे ही करता है कि इट्स ओके, टीचर ने अगर मुझे डांटा है तो मेरी वेलफेयर के लिए डांटा है। मैं वही आपकी क्या होती है कि लोकस ऑफ कंट्रोल, आप परसीव ये करते हो कि आई वाज नॉट डूइंग वेल, या मैं मिसबिहेव कर रहा था या कर रही थी, तो दैट्स व्हाई टीचर ने मेरे लिए मुझे अटेंटिव किया है। तो दैट इज लर्न रिस्पॉन्स। लेकिन अगर एक और स्टूडेंट है वो इसको इस तरीके से लेता है कि टीचर इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउट, उन्होंने क्लास में मेरी इंसल्ट कर दी है, तो उसको उसकी ये साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होगा, ये भी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा। एंड दैट इज पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस, सेल्फ टॉक भी इसमें आती है। समटाइम्स आप खुद से बातें करते हो, खुद से बातें इन दैट सेंस होते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कोई टाइम टेबल बना रहे हो, तो आप अपने दिमाग में वो जो बातें सेल्फ टॉक है वो ऑब्वियस नहीं होती, बट यू आर डूइंग दैट। वो सेल्फ टॉक अगेन आपके अनकॉन्शियस थॉट का प्रोसेस होती है। एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरप्रिटेशन, आप दूसरों से कितना एक्सपेक्ट करते हो और इंटरप्रेट करते हो, ये क्या थे साइकोलॉजिकल फैक्टर। अंडरस्टूड बेटा?
Understood? Yes. Okay. Then come towards social factor. Social factor, social and cultural factor. ऑब्वियसली इसमें जो कल्चर होता है सोशल फैक्टर इसमें आप एड अप करोगे आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज ट्रेडिशंस प्रैक्टिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नॉर्म्स कस्टम्स प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज जो कुछ आपने ये आपके कल्चर का पार्ट है आपके रिलीजन का पार्ट है वो अगेन आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट करेगा हम लोग जो रिलीजियस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें जो है उनको मना फरमाया गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने प्रैक्टिस करना होता है हमने नमाज पढ़नी है रोजा रखना है लाइक रोजा हज ठीक है ये सारे के सारे हमारे हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट है अब कैसे ये हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं आपका सोशल और कल्चर बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे अफेक्ट करता है आई विल टेल यू लेटर ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में बेटा आपके गुड गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स आर जो बच्चे फिजिकली सेक्सुअली और मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं फिजिकल एब्यूज और सेक्सुअल एब्यूज को और हम इस चीज को निकाल देते हैं आपके उसमें से लाइफ में से कि मेंटल एब्यूज इज ग्रेट थिंग आप बच्चे को अगर बचपन में फिजिकल एब्यूज भी नहीं कर रहे उसको सेक्सुअल लेकिन आप उसकी हर बात पे जो अकॉर्डिंग टू रिक्स है उसको होल्ड डाउन कर रहे हैं उसको डिस्करेज कर रहे हैं यू कैन डू दिस छोड़ दो आप काम खराब कर रहे हो ये नहीं करो आप चीजें जाया कर रहे हो जब आप हर बच्चे को उस तरह मेंटली एब्यूज करते जाओगे तो बच्चे में क्या होगा ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल लाइफ में नहीं होगा इंडिपेंडेंट नहीं होगा इनिशिएटिव नहीं लेगा वो उसकी पर्सनैलिटी के पार्ट्स बन जाएंगे हिस्सा बन जाएंगे देन कम्स इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन तो बहुत इन्फ्लुएंस करती है इन फ्रंट ऑफ यू आई एम अ टीचर मेरा एक रोल है आई एम जस्ट लाइक योर मदर जस्ट लाइक योर टीचर मदरली मैं बिहेव करती हूँ आपके साथ क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम में आपकी एक रूहानी माँ हूँ तो अब ये जो ये वाला एस्पेक्ट है मैं आपके सामने बिहेव कर रही हूँ लाइक मदर अपने बच्चों के सामने इस तरह भी अब मेरी ओल्ड फ्रेंड्स होती हैं उनके सामने मेरा बिहेवियर चेंज होता है बिकॉज वी आर सो फ्रेंड वी आर सो तो वहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी के एक पार्ट नजर आएगा जिसमें मैं जॉली भी हूँ जिसमें मैं टू सम एक्सटेंट आर्गुमेंट भी करती हूँ तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो जाती हैं ऐसे ही होता है ना ठीक है अगर ओल्ड फ्रेंड्स की कंपनी होती है तो मेरा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा तो पर्सनैलिटी often it brings out the traits of person that are not commonly seen अब वो जो ट्रेड्स होते हैं जो आपको और मेरे बच्चों को नजर नहीं आ रहे मेरी फ्रेंड्स को नजर आएंगे ऐसे ही है ना अनदर एक ऑफिसर है जूनियर ऑफिसर है वो अपने बॉस के सामने बहुत ओबीडिएंट होता है और घर में उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है अगेन सिचुएशनल तो वो उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेड जो कि उसके बॉस को नजर नहीं आ रहा वो उसके घर में अपीयर होता है कल्चरल एक्सपेक्टेशन कल्चरल मैंने आपको बता दी है कि कल्चर्स में हमारे नॉर्म्स वैल्यूज जैसे ईस्ट कल्चर है वेस्ट कल्चर इज टोटली डिफरेंट और इसमें क्या आ जाता है कलेक्टिविज्म है जो इंडिविजुअलिज्म है हमें कोरोना का ज्यादा डर क्यों ये स्टिग्मेटाइज हो रहा है स्टिग्मा बन रहा है क्योंकि जब लोगों को इतना डराया गया कि आपको फैमिली से अलग कर दिया जाएगा एक अलग जगह पे उनको डाल दिया जाएगा अगर कोई कोरोना का पेशेंट मिला या पता चला तो गवर्नमेंट उसको ले जाएगी तो उस चीज में क्योंकि हम लोग इंडिविजुअलिज्म कल्चर हमारे अंदर नहीं है कलेक्टिविज्म है हम लोग अलग अलग अगर हम प्रॉब्लम में भी होते हैं तो एक दूसरे की हमें सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि हम
हम जो ईस्ट में हैं, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है। तो अब ये जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगेन इट अफेक्ट्स ऑन द पर्सनैलिटी, कि हमारी पर्सनैलिटी वही। अब हमने क्या किया कि वो जब स्टिग्मा हुआ या अफ्रेड फियर हुआ कि हम सेपरेट हो जाएंगे अपनी फैमिली से, तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया कोरोना का। उनको साइन सिम्टम्स थे बट दे डिडंट रिपोर्ट इट। फिर आपकी आ जाती है सोशल फैक्टर, अगेन उसमें आपकी रिलेशनशिप आती है, कोऑर्डिनेशन आती है, कोऑपरेशन विद योर फ्रेंड्स, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, फैमिली, वर्क प्लेस, कम्युनिटी, ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस करता है आपकी पर्सनैलिटी। अंडरस्टूड डियर गर्ल्स बॉयज? ओके, थैंक्स। अब थेरीज आते हैं, थेरीज की तरफ आते हैं बेटा। थेरीज जो आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट इज हिपोक्रेट थेरी। बेटा लिसन इट केयरफुली। जो शेल्डन थेरी है ये आपकी बुक में नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थेरी, आइसिंग थेरी और टेट्स थेरी बाय गोल्डन एल्बर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्लाइड्स इसकी ओपन करूंगी, इधर आप ले लेना या फिर इसको लिख लेना। ये तो आपकी बुक में लिखी है, उसी को मैं एलेबोरेट थोड़ा सा करूंगी, लेकिन इनकी आपने कंपोनेंट लिख लेने हैं कि समटाइम्स आपका मेन क्वेश्चन कुछ और आता है, लेकिन 3, 4, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि कंपोनेंट लिख दे, आइसिंग थ्योरी के, ट्रेड थ्योरी के कंपोनेंट लिख दे, तो उसमें सिर्फ आपको नाम लिख देने होंगे। This one which is written in your book, हिपोक्रेट्स की थ्योरी जो की थी, ह्यूमर्स, दैट इज नॉट ह्यूमर जो कि जोक होता है, नहीं, दिस इज जो एक्सेस ह्यूमर आपकी आई में होता है, बॉडी सिक्रीशन, दैट इज बेसिकली। तो हमने एक्सेस ह्यूमर पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बॉडी सिक्रीशन हैं उनको इन्होंने ह्यूमर्स के नाम दिए हुए हैं। ब्लैक बाइल अंडरस्टैंड कर रहे हो आप नाम से, येलो बाइल अगेन नाम से, फ्लेगम, ये नहीं, आप फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, इसका आपको शायद नहीं पता होगा, ब्लड का भी पता होगा। दिस वन इज द secretions, mucus secretion from your respiratory tract, understand? ठीक है, फ्लेगम दैट इज सिक्रीशन। ये सिर्फ मैंने उन्होंने किस पे बेस किया थ्योरी, ठीक है। all the secretions are present in these, all component are present in our body, लेकिन वो कहते हैं कि कौन सी चीज प्रीडोमिनेंट है आपकी बॉडी के ऊपर, उसमें कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, नॉट एज कंपेयर टू बाइल, एज कंपेयर टू ब्लड नहीं करेंगे, एज कंपेयर टू अदर्स करेंगे, ठीक है। तो आप प्रीडोमिनेंस लीड टू मेलनकोलिक, ब्लैक बाइल, इसमें मेलनकोलिक पर्सनैलिटी होती है। और मेलनकोलिक पर्सनैलिटी क्या होती है कि इसमें हर पर्सनैलिटी के बेटा गुड पॉइंट्स भी होते हैं और बैड पॉइंट्स भी होते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने आपकी बुक में भी शायद सिर्फ सैड पर्सनैलिटी इसके लिखा होगा, लेकिन ये लोग सैड भी होते हैं, थोड़े सबमिसिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, और इनका ऑफन दे आर एंशियस और डिटेल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। सो मेलनकोलिक पर्सनैलिटी, अगर आपको डिटेल ओरिएंटेड बिहेवियर है, कहीं रिसर्च करनी है, कहीं पे डेप्थ में जाके आपने कोई चीज पढ़नी है, तो यहाँ पे इस टाइप की मेलनकोलिक जो पर्सनैलिटीज होती हैं, दे विल हैव अ गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो उसको डिटेल में देखेंगी, थॉटफुल है, and often they are anxious about everything. Understand? फिर yellow point, these are other type of personality है, इसमें आप curiosity personality, this leads to excitement, लीडरशिप होती है, क्विक थिंकर होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं ये लोग, गुस्से में भी जल्दी आते हैं। और किसी को अगर इन्होंने लाइक करना हो तो जल्दी दे फेल इन लव क्वाइट इन हरी,
और इसी तरह वो जो होते हैं वो गुस्से में भी जल्दी आते हैं, क्विक थिंकर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती हैं इनमें। ठीक है, अब आ जाती है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटीज होती हैं, ये होती हैं स्लो होती हैं, स्लगिश होती हैं, अनइमोशनल होती हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है इनका, थोड़ी सी लेजी होती हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज होती हैं। अब किसी को आपने परमानेंट किसी काम पे रखना है या किसी जॉब पे रखना है तो फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी जाता है। ये रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं, अपने काम में लग गए तो बस लगे रहे, अनइमोशनल होते हैं, काम होते हैं, बिल्कुल लेजी होते हैं। तो ये क्या है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। ब्लड डोमिनेंट, रिलैक्स, प्लेफुल, और इनमें क्या होता है सोशल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, चीयरफुल होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी होती है, हैप्पी गो लकी फेलो, हंसते खेलते रहते हैं। ठीक हो गया अंडरस्टैंड। हिपोक्रेट्स ने पर्सनैलिटी को कैसे डिवाइड किया है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज मैंने आपको बता दी हैं। अंडरस्टूड? यस। Then comes constitutional theory of Sheldon. It is not written in your book. मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। उसने स्मेटोटाइप्स पे किए, फिजिकल जो फिजिक है उस पर डिपेंड किया है इस थ्योरी को, और बॉडी टाइप पे उसने थ्योरी इसको तीन में डिवाइड किया है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। एक पिक ले लो, अगर कहीं आ जाती है शेल्डन की थ्योरी, कहीं एक लफ्ज लिखा होता है आपकी बुक में और उसी पे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेंटेंस दे देते हैं, जस्ट एक टिक ले लेना, ये अगली स्लाइड की, इससे अगली स्लाइड की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी बाय शेल्डन। इसमें क्या है, उसमें थ्री बेसिक बॉडी टाइप्स है, स्मेटोटाइप्स है, एक्टोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है। एक्टोमॉर्फिक थिन फाइव, मेसोमॉर्फिक जो कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होते हैं, हेल्दी, लाइक हेल्दी, यू कैन, हाँ यू कैन से हेल्दी पर्सन, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं। एंडोमॉर्फिक सॉफ्ट एंड राउंड, यहाँ से आपको पता चल जाएगा एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। शेल्डन स्मेटोटाइप, इसमें एंडोमॉर्फ, दूसरा नाम इसमें विज़रोटोनिक दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, रिलैक्स, सोशल, टॉलरेंट, कंफर्टेबल, लविंग, पीसफुल। मैंने भी वैसे अक्सर जो जरा बल्कि लोग होते हैं उनको हंसते खेलते ही देखे हैं। रिसर्च होती है तो कोई ना कोई रीजन होती है अभी है। मेसोमॉर्फ मस्कुलर जो होते हैं, एक्टिव, असर्टिव, विग्रस, कॉन्सेंट्रेटिव। ये ऑब्वियसली वही बात है कि जब वो मस्कुलर है, पावर है उनके अंदर, तो असर्टिवनेस तो होगी, हुक्म चलाएंगे वो लोगों पे, वे गुस्से में भी होंगे, कॉम्पिटिटिव भी होंगे। ऐसे ही है एक्टोमॉर्फ, थिन, नाजुक जान, लीन, डेलिकेट, पुअर मसल्स, दीज आर मस्कुलर। तो ये क्या है एक्टोमॉर्फ, क्वाइट फ्रेजाइल, रिस्ट्रेंट, नॉन असर्टिव, सेंसिटिव। हर एक की मानते हैं बेचारे, किसी को नहीं कहते, फ्रेजाइल होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक होता है जिसको कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, तो दैट इज एन अदर टॉपिक। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि वो ऑल द टाइम जब कंट्रोल करते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं, सबकी सुनते हैं, एक वर्ड को आता है तो दूसरे में आ जाते हैं, समटाइम्स होता है ना ऐसे। आर यू एग्री विद मी? यस। ऐसे देखे कभी किन लोगों को कि यस, कि कभी कभी उनको जब गुस्सा आता है तो कमाल का आता है, ऐसे लगता है ये वो है ही नहीं, डिसोसिएट कर जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी, ऐसी जाते हैं। Now come another personality type, that is, ये important है बेटा, it is quite important। ये अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, हर वक्त हम इसको डिस्कस भी करते रहते हैं, एक्स्ट्रावर्टेड हो, इंट्रावर्टेड हो, ये तो एक जिसे कहते हैं ना आपकी
मैं एक्स्ट्रावर्टेड टाइप हूँ, मैं ये फेसबुक और मीडिया इन्होंने आपको ये तो सिखा दिया है, बट एक्स्ट्रावर्टेड और इंट्रोवर्टेड के दो मूड्स भी होते हैं। तो हर इंसान की दो सिचुएशंस होती हैं, एक स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल होती है। वो उसके लिए भी हो सकती है अनस्टेबल, या फिर एज ए एनवायरनमेंट अनस्टेबल होती है। मोस्टली जो कंडीशन स्टेबल और अनस्टेबल होती हैं वो हमारे लिए होती है। अ कंडीशन when I am taking your exam, तो वो मेरे लिए तो एक स्टेबल कंडीशन है, लेकिन आपको अगर पेपर नहीं आता, आपके लिए डिफिकल्टीज है, आपके लिए अनस्टेबल कंडीशन है। ऐसा ही है ना, तो सिचुएशन that doesn't depends upon the environment, that depends upon your internal environment। आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वो आपके लिए स्टेबल है, अनस्टेबल है। अब जो एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड की दोनों फेजेस पहले देखते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड वही लोग हैं जो बहुत सोशल हैं, आउटगोइंग हैं, टॉकेटिव हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। सोशल हैं तो रिस्पॉन्सिव भी हैं, उनका सोशल एनकाउंटर ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जवाबदेह होना है। दैट्स वाई उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इजी गोइंग होती है, एक्टिविटी ऐसे ही होता है ना, लाइवली होती है, केयर फ्री होती है, लीडरशिप होती है। ये तब है इनमें क्वालिटीज when their environment is their internal and external environment is stable। ठीक है, जब वो स्टेबल है, जब वो गुड मूड में है, जब अच्छे मूड में है, तो ये सारी की सारी चीजें उनमें आती हैं, रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। ठीक है, अब अगर अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, अनस्टेबल मूड में पेपर खराब भी देके आए हैं तो और वो सभी का खराब हुआ है, मैं पास तो हो ही जाऊंगा। ये एक्स्ट्रावर्टेड की क्वालिटी होती है। इम्पल्सिव होते हैं, मूड डाउन फॉल्स बहुत जल्दी होने आते हैं, चेंजेबल होती है। दैट इज अ गुड क्वालिटी। Good temper is always a good quality because because of that कि इंसान तो वो है जो फ्लेक्सिबल हो। जानवर रिजिड होते हैं, इंसान ने तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ अपने आप को चेंज करना है, रिजिड नहीं रहना। रिजिडिटी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अच्छे फिट नहीं करती। पॉइंटली विद लिसन इट, तो अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को टू सम एक्सटेंट चेंज करना, नॉट टू मच। ये नहीं मैं कहती कि आप बाहर जाओ तो आप बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दो। आपकी जो गुड क्वालिटीज है आप उनके साथ रहो, बट अभी आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे जब, तो देन यू विल सी कि आपको थोड़ी सी चेंजेस अपने एनवायरनमेंट में अपने आप में लानी पड़ेगी, लेकिन अपनी बेस को चेंज नहीं करना। ठीक है, बेसिक वैल्यूज चेंज नहीं करनी। एक्साइटेबल होती हैं जब अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल मूड बेटा डजंट मीन कि बुरा ही मूड होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि ऐसा मूड आइदर यू आर वेरी हैप्पी और यू आर वेरी एनॉयड, दोनों कंडीशंस हैं। और यू आर रेस्टलेस, आपकी बहुत पीक की हैप्पीनेस है या आप बहुत सैड मूड में, तो दोनों चीजें आपको एक्साइटेबल होगी, बहुत ज्यादा खुश हो गए, छोटी सी खुशी आप बहुत प्रॉपर तरीके से एक्स्ट्रावर्टेड उसको सेलिब्रेट करते हैं। एग्रेसिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, अनस्टेबल कंडीशन में टची होते हैं। कुछ ना कहो आप मुझे, अब इस वक्त में कुछ सुनने के मूड में नहीं है। इज इट राइट? ये आपने अनस्टेबल और स्टेबल किसका देख लिया है, स्टेबल एक्स्ट्रावर्टेड और अनस्टेबल एक्स्ट्रावर्टेड। नो कॉम्प्लेक्स है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड जब स्टेबल होते हैं कैसे होते हैं, केयरफुल होते हैं, केयर फ्री, केयरफुल, बहुत केयरफुल पर्सनैलिटीज होती हैं, जब थॉटफुल। अगेन बहुत इंट्रोवर्टेड लोग बड़ी बड़ी जो रिसर्च करते हैं ये बेसिकली इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं।
कंट्रोल्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, रिलायबल होते हैं। सबसे अच्छी इंट्रोवर्टेड की ये बात है कि ये रिलायबल लोग होते हैं। व्हेन यू नीड कि कोई इंसान किसी को अपना राज देना है आपने, तो इंट्रोवर्टेड पीपल आर मोर रिलायबल देन द एक्सट्रोवर्टेड, इवन टेम्पर्ड। लेकिन डिपेंड करता है, इट डजंट मीन वो एक डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप इस तरीके से कंसिडर ना कर देना कि एक्स्ट्रावर्टेड को आप शेयरिंग कर ही नहीं सकते। इवन टेम्पर्ड, उनका टेम्पर कंट्रोल में होता है, बिकॉज वो पीसफुल माइंड के हैं, काम बिल्कुल। खुशी भी बहुत ज्यादा हो गई है, कोई उन्होंने बहुत अच्छी विकेट ले ली है, तो उनका रिस्पॉन्स ग्राउंड में भी एक काम रिस्पॉन्स होगा, नॉट टू। और एक वो होगा एक्स्ट्रावर्टेड जो होंगे, वो अगर इम्पोर्टेंट विकेट है या नॉर्मल विकेट है उससे लेने में वो उछल कूद करेंगे, वो एक्शन लगाएंगे तो अगली दफा बैन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है अगेन अपने आप को काम रखेंगे। देन कम्स अनस्टेबल मूड। अनस्टेबल में इंट्रोवर्टेड कैसे होते हैं? अब अनस्टेबल में क्वाइट हो जाएंगे, अनसोशेबल। वो तो पहले ही बेचारे इतने सोशल नहीं थे, अब और अनसोशेबल हो जाएंगे, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे अगर उनका अंदर का एनवायरनमेंट अनस्टेबल है। रिजर्व हो जाएंगे, ज्यादा रिजर्व हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे मैं आपको क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, ज्यादा रिजर्व हो जाएंगे। इट डजंट मीन कि वो पहले रिजर्व नहीं थे, वो तो रिजर्व नहीं होते हैं, वो होते ही रिजर्व है इंट्रोवर्ट। पेसिमिस्टिक, अच्छा पेसिमिस्टिक होना, ऑप्टिमिस्टिक होना इज आल्सो अ गुड हैबिट। ये मेरे ख्याल में आपकी हेल्थ के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी चीज है, लेकिन पेसिमिस्टिक होना आपकी एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है। आपकी डिफरेंट सक्सेस के लिए पेसिमिस्टिक होना बड़ा जरूरी होता है, टू सम एक्सटेंट, नॉट टू मच, टू सम। when you will think कि everything is in my hand, I can मैं 2 दिन में तैयारी कर लूंगा, मैं 3 दिन में पेपर की तैयारी कर लूंगा। एक पेसिमिस्टिक महीना पड़ा होगा और वो सोचेगा सिलेबस बहुत ज्यादा है यार, ये कवर करना बड़ा मुश्किल है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मुझे अभी से काम करना है। तो क्या है, ये उसकी जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है वो उसको सक्सेस की तरफ ले जाए। देन सोबर, सोबर सारे ही होते हैं, इस टाइम पे ये भी सोबर होते हैं, पर इस टाइम पे सोबर नहीं होते, सोबर होते हैं, रिजिड होते हैं। हाँ, दीज आर रिजिड। ये जो एक क्वालिटी है ना इनमें की, ये रिजिड होते हैं, चेंज नहीं होते। अनस्टेबल मूड में बिल्कुल रिजिड, एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं। अब इनसे वाकई कोई ना, इनसे भी कोई ना, टची जो होते हैं ये तो बहुत गुस्सा करेंगे ना, आप उनसे कोई बात करोगे किस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करोगे अनस्टेबल मूड में, तो वो टची होते हैं या मूडी होते हैं, आपको वो कोल्ड रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, समझ आ गई इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड हर वक्त ये वर्ड यूज करके इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अनस्टेबल मूड में क्या होते हैं, स्टेबल में क्या होते हैं, और दोनों की क्वालिटीज होती हैं। ये नहीं होता कि इंट्रोवर्टेड पीपल आर नॉट ऑलवेज दे आर लाइक सबमिसिव। वो उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि बहुत कुछ, उनके अनस्टेबल मूड में ऐसी क्वालिटीज है और स्टेबल मूड में ऐसी क्वालिटीज है, थॉटफुल है, इवन टेम्पर्ड है, रिलायबल है, कंट्रोल्ड है। और ये वाली जो थॉटफुल होने वाली है, अगेन डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज को, ये इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं। ये अंडरस्टैंड डियर गर्ल्स एंड बॉयज, बेटा अंडरस्टैंड, थैंक यू। थ्योरी का नाम पता चल गया, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड जो हर वक्त हम बोलते रहते हैं। नो, वो comes with the trait theory of personality। ट्रेट, ट्रेट इसमें थियरी में क्या है, that we are made up of collection of traits, behavior, predisposition that can be identified and measured, traits that differ from person to person। ये वो ट्रेड्स हैं जो हमारी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि ट्रेड थियरी किसने दी थी, गॉर्डन नहीं है, गोल्डन है शायद, सॉरी गलत लिखा गया है, ये गोल्डन है।
गोल्डन एल्को, इसकी थ्योरी है और इसने ये डिस्क्राइब की कि रिलेटिवली परमानेंट ट्रेड्स होती हैं और ये जो ट्रेड्स होती हैं ओपननेस 5 ट्रेड्स हैं, 5 बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। लिख लो, लिख ले लो प्लीज बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। आपको बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स अगर आएंगे तो वो ये वाले होंगे: ओपननेस, कॉन्सेंशसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ओपननेस क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें आप फ्लेक्सिबल हो, नॉन कंफर्मिटी, वैरायटी होती है। कॉन्सेंशियसनेस, ये कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्सेंशियसनेस है बेटा, बाज़मीर होना, ठीक है। ये वो चीज है जो कि मैंने कहा था कि मॉरल थ्योरी जो होती है आपकी, मॉरल थ्योरी नहीं जो डिस्क्राइब की, कॉन्सेंशियसनेस आपकी फ्रॉम चाइल्डहुड डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपका ज़मीर आपको बहुत सारी चीज़ों पे अच्छा बुरा बनाते हैं और उसके बाद आप क्या हो जाते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हो और केयरफुल हो जाते हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एक्स्ट्रावर्जन, ड्राइंग एनर्जी फ्रॉम द अदर्स, ये वही एक्स्ट्रावर्जन है। सोशेबल होती है, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो सोशेबल होते हैं, दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, वो जिसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो दूसरों की एनर्जी, ड्राइंग एनर्जी फ्रॉम द अदर्स, दूसरों को मिला के काम करते हैं, अकेले काम करना पसंद नहीं करते। एग्रीएबलनेस, हेल्पफुल, ट्रस्टिंग, फ्रेंडलीनेस, ये ये भी एक आपका फैक्टर है, पर्सनैलिटी फैक्टर है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड, गोल्डन एल्फ्रेड। फिर आ जाते हैं न्यूरोटिसिज्म, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इन लोगों में क्या होता है? बहुत एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आप उसको कहो कि इसके अंदर सिर्फ ये फैक्टर है, बेसिकली ये पांचों के पांचों फैक्टर हर इंसान में होते हैं, हर पर्सनैलिटी, हर इंसान में ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल पीपल, लेकिन ये कितने प्रेजेंट होती हैं, कितना इनका परसेंटेज होता है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये बेटा ये एक एरो बना हुआ है, ठीक है। कॉन्सेंशियसनेस, कॉन्सेंशियसनेस के यहाँ पे मिड में जो है वो तो लोग दरमियान में है, जो टूवर्ड्स इस एक्सट्रीम है, इस एक्सट्रीम की तरफ है, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, केयरफुल है, डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो इतनी केयरफुल, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपनी चीजों के मामले में कि हम उनको ऑब्सेशन में भी समटाइम्स लेके आते हैं, अगर वो इस एक्सट्रीम पे हैं। इफ दे आर प्रेजेंट हियर एट देयर, देन इट्स ओके, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, केयरफुल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। क्योंकि ऑल द टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते जाओगे, वही बात है आपके में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो अगेन इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे अगर इस एक्सट्रीम पे ये लोग आ जाएंगे, कॉन्शियसनेस होगी, अगर ये फैक्टर आपका इस एक्सट्रीम पे है तो देन इट इज ऑब्वियसली क्या होगा कि ये आपका आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्सेसिव कर देगा। अगर इस एक्सट्रीम पे है डिसऑर्गेनाइज, केयरलेस एंड इम्पल्सिव, ये कॉन्सेंशियसनेस का मैं बता रही हूँ कि हर इंसान में होती है और हर इंसान जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। आइदर ही इज स्टैंडिंग हियर, 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 हियर। ज्यादातर लोग जो 68% लोग हैं वो यहाँ से लेके, बेटा देख रहे हो ना स्लाइड्स, कैन यू सी एंड लिसन, कैन यू सी एंड लिसन? यस। अब मैं क्या आपको बता रही थी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाया करते हैं, 68%। जो बाकी हैं
वो आपकी 68 के बाद परसेंटेज आ जाती है लाइक 31, हाँ जी 31% जो आपकी आती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करती है। तो जो 1% है वो एक्सट्रीम पे लाई करती है, और जो एक्सट्रीम पे ऑलवेज आपको पता है कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम जो है दैट इज नॉट अ हेल्थी पॉइंट। agreeableness, soft-hearted, trusting, helpful. These people are again these people नहीं ये सॉरी ये बेटा करेक्टरिस्टिक सब में है, हर एक में है। अब कॉन्सेंशियसनेस सब में है, कोई यहाँ पे लाई करता है, कोई यहाँ पे लाई करता है, कोई यहाँ पे करता है। जो इधर को लाई करते हैं वो डिसऑर्गेनाइज है, केयरलेस है, इम्पल्सिव है। जो इधर को लाई करते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, केयरफुल है, डिसिप्लिन्ड है। जो दरमियान में लाई करते हैं दे आर मीडियोकर, दोनों तरफ चलते हैं। एग्रीएबलनेस अगेन आप इस एक्सट्रीम पे वो सब इधर इधर इस लाइन पे अप्लाई करते हो। आपकी एग्रीएबलनेस जो फैक्टर है वो इस जगह पे लाई करता है, मेजॉरिटी का इधर से इधर तक लाई करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सट्रीम की तरफ होते हैं। सॉफ्ट हार्टेड, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल आप सबके होते हैं, लेकिन जब ऑब्वियसली आपकी अपने आप खुद प्रॉब्लम्स में होगे तो पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ट्रस्टिंग होगे। लेकिन जब आपका अपना डिफेंस खराब हो रहा होगा तो देन वो आपका ट्रस्ट आपको ब्रेक करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी आर अलाइंड फ्रॉम हियर टू हियर। और रथलेस, सस्पिशियस, अनकोऑपरेटिव, हर बंदा ये नहीं आप वो यहाँ पे आप वो वर्ड यूज करते हो कि कोई शैतान नहीं होता और कोई फरिश्ता नहीं होता, ठीक है? अंडरस्टैंड बेटा कि कोई फरिश्ता नहीं होता, हैविंग दीज ऑल क्वालिटीज, हैविंग दीज ऑल, कोई शैतान नहीं होता। हम बेसिकली इंसान हैं, हम दरमियान में रहते हैं, ठीक है? हम शैतान भी नहीं है, फरिश्ते भी नहीं है। वेरी गुड, अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई। देन कम न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म बेसिकली अगेन आपके क्या आ जाते हैं, इमोशनल, ये आपके नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है। न्यूरोटिसिज्म आपको नाम से ही पता चल रहा है। एंशियस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, सेल्फ पिटिंग एक्सट्रीम इसकी है, और इसकी इधर की एक्सट्रीम का सिक्योर, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है? लाए हाँ इधर से इधर तक ही करते हैं। देन ओपननेस में एक्सट्रीम क्या आ जाती है, इमेजिनेटिव, प्रेफर वैरायटी, इंडिपेंडेंट। ये वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ पे कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसी रिसर्च कर रहे होते हैं, ये कोई रिसर्च नहीं कर रहे होते, कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए होता है, किसी के लिए काम कर रहे हैं। इमेजिनेटिव हीरो बनते हैं, ये हीरो बन जाते हैं ये समटाइम्स। ये इधर ओपननेस दूसरी तरफ क्या आती है, प्रैक्टिकल, प्रेफर, रूटीन, कंफर्मिंग, ठीक है? ये प्रैक्टिकल बिल्कुल रूटीन में, और ये आपकी ओपननेस अगर इस साइड पे आती है तो ये वाली क्वालिटीज होती हैं, अगर आप इस साइड पे लाई करते हो तो ये वाली क्वालिटीज होती हैं। बट एक्सट्रीम पे हम में से ओनली 1% लाई करते हैं किसी भी चीज की एक्सट्रीम पे। एक्सट्रावर्जन, एक्सट्रावर्जन वो मैंने आपको पहले बहुत अच्छा बता दिया। सोशल होते हैं, फन लविंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, यहाँ पे सोबर होते हैं, रिजर्व होते हैं, रिटायरिंग होते हैं, जरा लोगों से काम मिलते हैं। एक्सट्रावर्जन अगर नहीं होता और अगर होता है तो ये वाली क्वालिटी। अंडरस्टैंड बेटा? पर्सनैलिटी ट्रेड्स पता चल गए। 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं और सब में हर ट्रेड है, ठीक है? कोई भी लैक नहीं करता। Then comes again an important point, personality types. अच्छा बेटा याद रखना कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी टाइप्स, एंड थर्ड वन क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो तो आपको पता ही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, हिपोक्रेट की अब आपने पढ़ ली, आइसेंक की पढ़ ली, पर्सनैलिटी
ये फैक्टर्स पढ़ लिए, लेकिन आपकी दूसरी क्या आ जाती है, पर्सनैलिटी टाइप्स आ जाती है। आपसे अगर पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी टाइप्स क्या हैं, तो बेटा वहाँ पे प्लीज डिसऑर्डर्स ना लिखना। आप आपसे पूछा क्वेश्चन, अगर डिसऑर्डर पूछा जाता है तो डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स, ठीक है। और पर्सनैलिटी टाइप डिसऑर्डर, हर एक में डिसऑर्डर नहीं होता, बहुत कम परसेंटेज होती है जिसमें डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। जो ज्यादातर आप लोग जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो सोचते हो मैं भी ऐसा हूँ, या मेरी फ्रेंड इस तरह की है, इस तरह की है। ऐसा नहीं होता। बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तब होता है जब आप इतनी एक्सट्रीम पे जाओ कि आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो, आपकी डिसऑर्डर की वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी एक्सट्रीम हो जाए आपने उस हैबिट की। अदरवाइज तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं हर एक में होती हैं, नार्सिज्म हर एक में है टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम पे चला जाता है देन इट इज डिसऑर्डर। समझ में आ गई बात कि डिसऑर्डर और टाइप्स को काइंडली मिक्स ना करना, आप लोग मिक्स करते हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ, ये रिवीजन लेक्चर है, मुझे टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लेक्चर कम भी रह जाता है, डजंट मैटर, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रेंड, डिसऑर्डर एंड टाइप्स। टाइप्स में आपकी बुक में जो लिखी हुई है ए एंड बी टाइप है, लेकिन एक और भी टाइप शायद लिखी है, थोड़ा सा वर्ड लिखा है एम्बीवर्ड्स। ए टाइप्स लोग जो होते हैं दे आर इम्पेशेंट टाइम, कॉन्शियस होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, कंसर्न्ड अबाउट देयर स्टेटस, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और अनहैप्पी विद डिलेस। वही आ जाता है इनमें, आर ऑब्सेसिव अबाउट नंबर्स। आपने अगर नोट होगा, बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने कामों में, ए टाइप पर्सनैलिटी। टू सम एक्सटेंड मैं नहीं कहूँगी ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं होता कि एवरीवन हैव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर इज अ डिजीज बेटा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ डिजीज एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी अंडरस्टैंड कर लेना। जो कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बंदा है, ये भी वो चीज है जो मुझे आपको बतानी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिजीज, वो आपके ब्रेन की डिजीज है जहाँ पे बेसल गैंग्लिया बार बार मैसेज सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजते हैं और वो मैसेज राउंड अप होता रहता है बार बार। हाथ धो के भी एक बंदे को ये नहीं लगता कि मैंने हाथ धोए हैं, वो उसको फिर लगता है कि ये गंदे हो गए हैं, दरवाजे बार बार चेक करता है क्योंकि वो डाउटफुल है। अगेन उसकी कॉर्टेक्स में वो जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इट नीड्स अ ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिसिन चाहिए होती है। बट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट इज नॉट अ न्यूरोटिक डिजीज, ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंड इट इज अगेन समटाइम्स इट इज वेरी यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर देयर इज, आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हाई अचीवमेंट चाहिए होती है। दिस डिसऑर्डर और यू कैन से दिस ट्रेंड इज helpful. No, A-type personality controlling होती है, concerned about their status, highly competitive, ambitious, aggressive, are unhappy with delays, are obsessive about numbers, admiring their success in terms of so much and so many of everything they acquire. उनका मुकाबला बेसिकली होता है 100% के साथ, उनके किसी और के साथ मुकाबला नहीं होता। 100% में से वो स्टूडेंट भी हमने देखे हैं जिनके 2 नंबर कम आते हैं, 10 नंबर कम आते हैं, पेपर लेके पहुंचे होते हैं, कैसे गलती हुई, तो किस चीज, ये आर टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी, हर एक की कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है, टाइप ए होती है या बी होती है। और आपने पढ़ा था उसमें सीसीयू में भी कि ये क्योंकि थ्रू लाइफ एंशियस रहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहती हैं, तो इनके अंदर स्ट्रेस ज्यादा होता है टाइप ए में। टाइप ए पर्सनैलिटी रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, नेवर सफर विद सेंस ऑफ urgency,
देर हो गई, लेट हो गई, कोई बात नहीं, टीचर दिल डाउन नहीं है ना, और तो कुछ नहीं कहना। Feel no need to display or discuss their achievement or their accomplishment. ठीक है, ये इनको कोई नहीं है, अगर कोई चीज अचीव ऐसे तो इनकी अचीवमेंट इतनी नहीं होती, लेकिन दे आर सक्सेसफुल पीपल बिकॉज स्ट्रेस लेवल इनमें इतना नहीं होता। टाइप बी और टाइप बी एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं, अक्सर नहीं कहूंगी, लाइक मेजोरिटी पीपल। जहाँ पे टाइप ए और टाइप बी आ गए, एक और टाइप है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट होते हैं कौन से, जो कि जिनमें ए और बी दोनों क्वालिटीज होती हैं। समटाइम्स जो एक्ट लाइक ए टाइप पर्सनैलिटी एंड समटाइम्स जो एक्ट लाइक बी टाइप पर्सनैलिटी। मैं अपने आप को फील करती हूँ कि समटाइम्स मैं ए टाइप पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करती हूँ और समटाइम्स बी की तरह करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज होती है जो एम्बीवर्ट होती है, जिनमें दोनों क्वालिटी, जिनमें सिचुएशन लाइक क्वालिटीज चेंज होती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिटी वेरी करती है। अंडरस्टैंड बेटा, ए बी टाइप। और ये पता चल गया डिसऑर्डर क्या होते हैं और टाइप क्या होती है। होप सो आप लोग इसको मिक्सअप नहीं करोगे। ओके, ठीक है। क्या कुछ आपने सीखा आज? आपने ये सीखा, एक तो मैंने जो नई चीजें थी वो मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी बताए, बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए, और क्या बताया आपको, और मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज अकॉर्डिंग टू मी थी वो ये था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर से ठीक है, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है अकॉर्डिंग टू मी वो ये कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज एट माइनर लेवल, ये डिसऑर्डर नहीं होता। समटाइम्स जो लोग इसमें होते हैं वो अपने आप को परफेक्ट, उनके अंदर परफेक्शनिज्म होता है, परफेक्ट होते हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जबकि जो कंपल्सिव डिसऑर्डर न्यूरोटिक होते हैं वो एक डिजीज है। ठीक है, ये भी मैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ न्यू पॉइंट, और कहीं ना आप इसको मिक्स ना करना। एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा, एनी क्वेश्चन? अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ा आज, कुछ नई बातें लगी आपको? ओके, थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, स्टे सेफ, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखो बेटा, बहुत स्प्रेड हो गया है। और प्लीज प्लीज बॉयज, आप लोग घरों से बाहर ना निकलो। गर्ल्स का तो मुझे पता है, गर्ल्स तो से होती है अच्छी है, बट बॉयज आर आल्सो गुड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बेसिकली ये आपकी केयर आपकी फैमिली के लिए है। ऑलवेज थिंक अबाउट योर एल्डर्स।